खबरों की शुरुआत करेंगे अभी की बड़ी खबर के साथ। साल 2022 का आज दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण है। यह सूरज ग्रहण जम्मू के साथ साथ हिंदुस्तान के कई हिस्सों में नजर आएगा। कुछ ही देर बाद सूरज ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा। इस नायाब फल्कियाती वाकये की सबसे अहम बात यह है कि इस तरह का चांद ग्रहण हिंदुस्तान से अगली दहाई तक नहीं देखा जा सकेगा। ऋषि सुनक बरतानिया के नए वजीर आजम होंगे। सुनक के आला ओहदे तक पहुंचने पर एक जानिब उन्हें मुबारकबाद पेश किए जाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब इस पर तनकीद भी की जा रही है। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर साबिक मरकजी रविशंकर प्रसाद ने उनसे सवाल किया कि रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि क्या आप किसी अक़लियती फिरके के फर्द को जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से कबूल करेगी? दियानतदारी से जवाब दीजिएगा। ख्याल रहे कि महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ऋषि सुनक के तारीख रकम करने पर बरतानिया में खुशियों का इजहार किया जा रहा है, जबकि हम अभी CAA और NRC जैसे मुनक़सम और तफरीक करने वाले कवानीन में उलझे हुए हैं। है कि इंग्लैंड में एक अल्पसंख्यक जो वहां पे अल्पसंख्यक है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन भारत में जो है वो CAA में लोग फंसे हुए हैं, NRC में लोग फंसे हुए हैं। देखिए, आज के दिन मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। मैंने एक ही बात कहा है, महबूबा से पूछा है कि ईमानदारी से उत्तर दें, क्या जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री एक अल्पसंख्यक बन सकता है? वो स्वीकार करेंगे? यही तो सवाल है। इसलिए आज के दिन इन लोगों का उत्तर मैं क्या दूं? आज का दिन भारत के गौरव का है, इस गौरव का सम्मान करिए। ऋषि सुनक का अभिनंदन। RP सिंह ने जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के ऋषि सुनक के बरतानिया के वजीर आजम बनने और CAA NRC को शामिल करने पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए RP सिंह ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती का बयान वोट बैंक की सियासत से मुतासर है। भारतीय ओरिजिन के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और इस चीज़ को लेकर के देश भर में खुशी का माहौल है। बहुत से लोग बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता RP सिंह। सर, अब ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, बड़ी बात है भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए। नहीं, बधाई योग्य है और सचमुच भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत के मूल का कोई व्यक्ति UK का प्रधानमंत्री होने जा रहा है। इससे पहले और देशों में भारत मूल के लोग बने हैं। अभी कमला हैरिस बनी है, जो वैसे बाकी जगह पे और भी बने हैं, परंतु UK का बनने जा रहे हैं, बड़ी बात है और सबको उसकी बधाई और सबको उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसी बात होती है तो राजनीति भी कहीं ना हो जाती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक तंज किया है, एक व्यंग किया है कि हम CAA और NRC जैसे कानूनों से लड़ रहे हैं और ऋषि सुनक जैसे लोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। शायद महबूबा मुफ्ती की जानकारी भी नहीं कि NRC वहाँ पे भी लागू है, ब्रिटेन में भी। वहाँ पर भी एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, अपने नेशनल जो उनके राष्ट्र के लोग रहने वाले हैं उनका भी एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। और CAA कोई किसी के विरोध में नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए है। जो भारत मुल्क के लोग बाहर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जिन पर कोई बर्बरता होती है, जिनको दिक्कत होती है, उनको देश में उनका स्वागत किया जाए। और वहाँ पर जो अगर दिक्कत होती है तो हिंदू, मुसलमान, सिखों, क्रिश्चियंस को ज़्यादा है, सबको जानकारी है। तो CAA किसी धर्म विरोधी नहीं है। अब मुस्लिम बहुल्य राज्य में अगर देश में अगर बाकी जो मिनॉरिटीज है उनको प्रताड़ित किया जाए तो कहाँ जाएंगी वो अगर कोई सिख है तो कहाँ जाएगा? जिस प्रकार से अभी अफगानी सिखों के साथ हुआ, जहाँ अफगानिस्तान में जिस प्रकार से गुरुद्वारे पे बम ब्लास्ट हुए, वो सबको जान के किस प्रकार वहाँ सिख मारे गए। जिस प्रकार से पाकिस्तान में लगातार गुरुद्वारे पर हमले होते हैं, वहाँ पर हमारी बेटियों को, बहनों को उठाकर जबरन उनको ले जाया जाता है, उनकी शादियाँ की जाती हैं मुसलमानों के साथ। तो बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ वो प्रताड़ित हैं। CAA उसके पक्ष में, परंतु उनको हर चीज़ धर्म के और राजनीति के चश्मे से देखना है, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलती हैं। वो सिर्फ झूठ बोलकर अपने वोट बैंक को चलाना चाहती हैं।
लेकिन वो कह रही हैं कि ये भेदभावपूर्ण बता रही हैं इसको सीधे तौर पर, कि आपको मालूम है तमाम चीज़ें हुई थी जब ये कानून लाया गया था। हालांकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी कानून जो तमाम जो है उसके रूल्स हैं वो भी नहीं बन पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इस मुद्दे को उठा रही हैं। उनको दिखता नहीं कि किस प्रकार से सिख प्रताड़ित हुए हैं, अभी हाल में किस प्रकार से हिंदू प्रताड़ित हुए हैं, बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार हिंदुओं के मंदिर जलाए गए। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? कहा ना, उनको राजनीति करनी है। कोई समझदार व्यक्ति होगा तो उसको साफ स्पष्ट समझ लगता है कि ये कोई धर्म विशेष नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि जो लोग प्रताड़ित, जो हिंदुस्तान के मूल के लोग बाहर प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी चिंता करने का विषय है। परंतु अगर वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी देश में चुने जाते हैं, उसको भी उस चश्मे से देखेंगी तो अफसोस है। लेकिन अगर इस मामले को ऋषि सुनक के मामले से जोड़ती हैं तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। यस, मैंने कहा, आपने और अच्छा शब्द इस्तेमाल कर लिया, दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो एक देश के अंदर भारत मुल्क का व्यक्ति प्रधानमंत्री जो है उसको बधाई देनी चाहिए और उसके साथ कोई और अपना टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और कुछ अपना कुछ जोड़ना नहीं चाहिए, मामला अपने देश का मामला नहीं जोड़ना चाहिए। उनको स्वागत करना चाहिए कि एक बाहर देश में भारत मुल्क का व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। परंतु कहा ना जी, उनको सिर्फ राजनीति करनी है, सिर्फ इस बात को लेकर कि अपना वोट बैंक कैसे साधना है, और वोट बैंक भी झूठ बोलकर साधना है। ये झूठ बोलकर कि सीए के कारण से हम मुसलमान विरोधी या मुसलमानों के लिए कोई दिक्कत होने वाली इस देश के अंदर। इस देश में जो मुसलमान है उनके लिए वैसा ही सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसे मेरे और आपके लिए हैं, वैसे ही हैं। परंतु क्योंकि उनको लगता है कि ये कहकर झूठी डुगडुगी बजाकर हम कुछ वोट बैंक संवार लेंगे, होने वाला नहीं। आज देश का व्यक्ति ये मांगता है कि क्या उसके सिर पे छत है, क्या उसके घर पे पीने का पानी आ रहा है, क्या बिजली उसको पूरी मिल रही है, क्या उसके लिए रोजगार के साधन हैं, क्या उनके लिए किसान सम्मान निधि है, क्या उसके घर पे गैस का सिलेंडर सरकार ने प्रोवाइड कर दिया है, गैस का चूल्हा प्रोवाइड कर दिया है। इस बात के लिए वो लोग वोट देते हैं, ना कि इस बात के लिए कि मैं किस धर्म का या मैं किस पंथ का हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाजरीन, आपको फिर से बताया कि साल 2022 का आज दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण है। ये सूरज ग्रहण जम्मू के साथ साथ हिंदुस्तान के कई हिस्सों में नजर आएगा। कुछ ही देर बाद सूरज ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा। इस नायाब फल्कियाती वाक़े की सबसे अहम बात यह है कि इस तरह का सूरज ग्रहण हिंदुस्तान से अगली दहाई तक नहीं देखा जा सकेगा। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद सूरज ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा। साल 2022 का ये आज दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण है और कुछ ही देर बाद सूरज ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि सबसे अहम बात यह है कि अगले दहाई तक इस तरह का सूरज ग्रहण नहीं दिख जाएगा। तो इसी ताल्लुक से हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, महंत रोहित शास्त्री, ज्योतिष आचार्य, सदर वैदिक संस्थान ट्रस्ट जम्मू कश्मीर से। इस्तकबाल करते हैं आपका न्यूज़ 18 में। आपसे जानना चाहेंगे कि कब से शुरू होगा सूरज ग्रहण? नमस्कार न्यूज़ 18 नेटवर्क पूरी टीम का। इस सूर्य ग्रहण को हम ग्रस्तास खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहेंगे। इस भूमंडल पर यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2:29 से प्रारंभ हुआ है और शाम 6:32 रहेगा। और भारत में यह सूर्य ग्रहण अलग अलग राज्यों का अलग अलग समय है और भारत में यह 4:15 बजे तकरीबन 4:15 पर प्रारंभ होगा और इसी दिन शाम को 6:15 पर समाप्त होगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे क्या क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? देखिए, ग्रहण काल में जो है सबसे पहले तक गर्भवती महिलाओं जो प्रेग्नेंट लेडीज है उन्होंने विशेष ध्यान रखना है। उन्होंने ग्रहण काल में जो है फल, सब्जी, नाखून, बाल आदि नहीं काटने चाहिए। अपने घर में एकांत में बैठकर जो भी भगवान सूर्य के मंत्र स्तोत्र आते हैं उनका पाठ करें, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, उनको जो है लाभ होगा। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों पर किस तरह का असर? बच्चे जो हैं, बच्चों पर इतना ज्यादा कोई असर नहीं रहेगा। इसमें जो है ग्रहण काल में आपको है दान पुण्य करना चाहिए, वह लाभ रहता है। बच्चों जो जिनकी तुला राशि रहेगी उनको थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, जिन बच्चों की तुला राशि है। जी
आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लुब लबाब यानी कुल मिला के हमें किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए इस सूरज ग्रहण में? सूर्य ग्रहण में सबसे पहले जो भी जिसको भी आप मानते हैं उनका जो है ध्यान करें, और ग्रहण जो है, ग्रहण काल में कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो आने वाले जीवन में उसको कष्ट सहना पड़ता है। और ग्रहण काल में हमें कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए, और जिसको आप मानते हैं ऊपर वाले को उसका ध्यान करना चाहिए। कोई भी गलत कार्य जो है नहीं करना चाहिए इस समय। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो उनके लिए किन किन खास चीजों का ख्याल रखना इस वक्त जरूरी है? प्रेग्नेंट लेडीज को जो है सूरज की किरणें ऊपर उन पे नहीं पड़नी चाहिए जी। वो घर में जो है एक कमरे में बैठ जाएं। उनको जैसे कोई फल सब्जी नहीं काटनी चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए जी। और अपना जो है एक नारियल, पानी वाला नारियल अपने पास रखें जी। ग्रहण काल में भगवान का, ऊपर वाले का ध्यान करें, और जब ग्रहण समाप्त होगा तो वो नारियल चलते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए जी। गुरुजी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अगर कोई शख्स इस वक्त अपने कारोबार में कुछ भी चीजें इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या ये मौका उनके लिए सही है या मुनासिब नहीं है? नहीं, ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ये ठीक नहीं रहता है समय ग्रहण काल। इसमें सिर्फ ऊपर वाले का ध्यान करें, यही ठीक रहेगा। तो कब तक समाप्त होगा ये ग्रहण? यह ग्रहण जो पृथ्वी पर लगा है 2:29 से लेके 6:32 तक है। इंडिया में 4:15 से लेके 6:32 तक रहेगा, और हर एक अलग अलग स्टेट का टाइम है। जैसे जम्मू कश्मीर में 4:17 से 5:44 तक है जी। और ऑलमोस्ट इंडिया में 6:32 पे खत्म हो जाएगा। ये सूर्य अस्त होते ही खत्म हो जाएगा, यानी 6:32 पर सूरज ग्रहण का जो असर है वो खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ पूरी बातचीत करने के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल और आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के रुकन गुलाम अली खट्टाना ने कहा है कि मुल्क का मुसलमान महफूज और तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर हमला करने वालों को पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में देश का जो मुसलमान है वो सुरक्षित है, वो तरक्की कर रहा है और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अभी हाल ही में हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खासकर पूरे तंजीम के एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स में ये कहा कि देश के मुसलमानों, खासकर पसमानदा मुसलमानों को वोट रीच करनी है। जो लोग आज दुनिया के रेफरेंस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको अपने गृहभा में नजर डालनी चाहिए और एक पॉजिटिव और मुस्बत अपोजिशन की तरफ बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी ने महबूबा मुफ्ती के CAA NRC पर दिए गए बयान की मजम्मत की। उनका कहना है कि बरतानिया में हिंदुस्तानी निजाद वजीर आजम का होना तमाम हिंदुस्तानियों के लिए काबिल फख्र लम्हा है। अब हिंदुस्तानी ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश का बनने जा रहा है, लेकिन महबूबा जी कह रही है कि देखिए जी, ये NRC देख लें, इस पे खुशियां मनाने की क्या जरूरत है। आप भी महबूबा जी को लेके पता नहीं क्यों परेशान होते हैं। हिंदुस्तान खुश है, पूरा हमारा जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। अब महबूबा जी क्या बोलती है तो उनको तो बोलना है। हमें ये देखना कि हिंदुस्तान आज उस मुल्क में राज करने जा रहा है जिन्होंने हिंदुस्तान को एक दिन गुलाम बना के रखा था। आज हमें इस बात की खुशी है कि हम में से वहाँ पे कोई बादशाह बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी हो सकती है। हमें इसको ऐसे लेना चाहिए कि हमारे लोग कितने पॉजिटिव हैं, कितने अक्लमंद हैं। आज उन्होंने अंग्रेजों पे राज करा।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में 21 रोजा सकाफती मेले का इफ्तिताह किया। नया कश्मीर नई उम्मीद जश्न कश्मीर नामी मेला 16 नवंबर को खत्म होगा। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के फनकारों के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मनोज सिन्हा ने कहा कि फनकारों की मदद के लिए स्कीमें हैं, लेकिन इन स्कीमों को मौसर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रेशी सूफी कल्चर को फरोग देने की जरूरत है और अब हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की सकाफती तारीख को फरोग देने के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं। ये भी मैं पर्सनल लेवल पे कर रहा हूँ और पर्सनल ही ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कर रहा हूँ। कोई सरकार का मेरे पास सपोर्ट नहीं है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मैं जो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ बिहाफ अपने लेवल पे कर रहा हूँ और मैं अपने लेवल पे इस इवेंट को करना चाहता हूँ। किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, हर किसी डिपार्टमेंट का 0% सपोर्ट नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ एलजी साहब को मैं अभी मिला था, एलजी साहब ने बोला गुलजार आप करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं एलजी साहब का दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। उनसे बोला आप एक इनिशिएटिव लो और जो हमारी लोकल आए उनको प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है एलजी साहब आज कल्चर पॉलिसी का लॉन्च करेंगे, जॉब पॉलिसी को लॉन्च करेंगे और कल्चर के माध्यम से आज एलजी साहब आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ ऐसा पैगाम एलजी साहब यहाँ पे दे ताकि वो देश के लिए एक पैगाम जाए और हमारे आर्टिस्ट जितने भी चाहे वो थिएटर से, फोक से, हर चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं उन तक ऐसी मैसेज आए कि हमारे साथ एलजी साहब खड़े। और हर मिशन में हमें ज़रूरी है जब तक हम सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, सरकार तक अपनी इश्यूज़ नहीं पहुंचाएंगे। आज मुझे लगा फर्स्ट टाइम हमारे टाइगर हॉल श्रीनगर में 2 साल में एलजी साहब आ रहे हैं, तो इससे मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी हमारे पूरे वैली के कलाकारों के लिए कोई नहीं हो सकती। यथ में तमाम आर्टिस्ट तमाम कलाकार अमे गर्ज ताकि यथ कल्चरल अकादमी थ्रू ग्रांट मिलान सह गो बंद पत्म 4 वरियों पे बे बड़न नौतवान फंड तारान 30,000 रुपये वरियस तारान सह गो ऑलरेडी बंद। बे अगर प्रोग्राम वनकस वन दिवान कल्चरल अकादमी मगर 2 वहर 2.5 वहर तमिक पोस मिलान। फेस्टिवल तुम बसान असल कदम बेहतरीन कदम यह वनकस गवर्नर साहबन यह कदम तुल ताकि आर्टिस्टन सत कर कत बात दपन बसा दिम ये वथबो। इंशाअल्लाह उम्मीद यह कि गवर्नर साहब कर ऐलान ति गवर्नर साहब कर ये तय मोन कि बसा कर पूरा मदद। फेस्टिवल्स का होना इसका मतलब ये है कि आप आर्टिस्ट को इज्जत दे रहे हैं। अब जब बाकी जो नए आर्टिस्ट हैं जो आर्टिस्ट लाइन में आना चाहते हैं वो जब एक आर्टिस्ट की इतनी अच्छी इज्जत देखेगा ही विल बी मोटिवेटेड टू कम टू दिस लाइन। ये इज्जत देना आर्टिस्ट को बहुत ज़रूरी है। पैसा भी चाहिए आर्टिस्ट को, लेकिन पैसे से ज़्यादा उसको एक क्या कहते हैं जो सोसाइटी में एक स्टेटस है, एक इज्जत है, वो बहुत ज़रूरी है। कश्मीर का एक कलाकार इस मिट्टी की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिबिंब है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कलाकारों और कला के संरक्षण, उसकी तरक्की के लिए प्रतिबद्धता से काम करे, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी कलाकारों से आज ये कहना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल परंपरा और विरासत के संरक्षण पर। आइए हम सब मिल करके काम करें। प्रशासन भी आपको सक्षम बनाने, आपके जीवन में खुशहाली लाने का जिम्मा उठाएगा। हर एक कलाकार, हर एक शिल्पकार मान सम्मान के साथ जीवन यापन करे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। हमने आपसे पहले भी बता दिया कि कल्चरल अकादमी को फ़ाल बनने की बहुत ज़रूरत है। इसमें शायद कोविड के टाइम से ही ऑक्सीजन की कमी है, वो ऑक्सीजन इसमें लगाने की बहुत ज़रूरत है। अब नए सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, उनसे हम उम्मीद करेंगे और जो वहाँ पे मुलाजमीन हैं उनको भी अपनी उन गुफाओं से बाहर आना पड़ेगा, अपने टेबलों से उठ के ज़मीनी सतह पे देखना पड़ेगा कि कल्चरल अकादमी के जो हुकूक है और जो उनका काम है। आर्टिस्ट ज़िंदा है यहाँ पे, या तो रेडियो पे था या तो टेलीविज़न पे था, क्योंकि कल्चरल डिपार्टमेंट से आपने देखा कि कितना पैसा आ रहा है और काम कर रहे हैं। जब से एलसी साहब ने संभाला है ये सारा यूटी का माहौल, तब से आपको लगता है कि स्पोर्ट्स भी हम बहुत आगे जा रहे हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स भी आए दिन होते रहते हैं। और आर्टिस्टों को, लोकल आर्टिस्टों को ज़्यादातर काम देने की ज़रूरत है। जो लोकल आर्टिस्ट जिनको और कोई माश का ज़रिया नहीं है, रोज़ी का ज़रिया नहीं है, उनको आगे लाने की ज़रूरत है।
कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की अहलिया स्वीटी भट्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो इस मामले को देखें और उन्हें नौकरी और मुनासिब मुआवजा फराहम करें ताकि वो अपने स्कूल जाने वाले बच्चों की जरूरियात पूरा कर सके। इसके साथ ही उन्होंने हुकूमत से पीएम पैकेज पंडित मुलाजिमीन को वादी कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने का भी मुतालबा किया। पूर्ण कृष्ण भट्ट को 15 अक्टूबर को शोपियां में दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया था। दिवाली का त्यौहार है और हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन कई जगहों पे मातम, कई घरों में मातम पसरा हुआ है। हम उसी एक घर में हैं जहां पे जो घर वाले हैं हर कोई दुखी है इस खुशी के माहौल में भी। और रीज़न ये है कि जो आतंकवाद है उसने फिर एक बार अपना गिनौना चेहरा दिखाया था। और 15 अक्टूबर को पूर्ण कृष्ण भट्ट नामी एक कश्मीरी पंडित की हत्या की गई थी शोपियां में। जब से ये हुआ है और 15 तारीख से आज तक क्या कोई आपके पास आया और आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? नहीं, अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सब कुछ तो हमारा बर्बाद कर दिया, सब कुछ ही लिया हमारा। सबके साथ इतना अच्छा करते थे, क्यों मारा इनको? अगर जिद्दी निकालनी थी, हमारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, ले लेते, सब कुछ ले लेते, मगर इनको मारा क्यों मारा? छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँगी उनका, क्या करूँगी मैं उनका? खुद भी बेचारे डरते थे, इसलिए बैठे थे, कहते बच्चे हैं क्या खाओगे यहाँ पे अगर मैं इधर बैठा? जब इनको ही मार दिया तो मैं क्या करूँगी उस ज़मीन का? मेरा तो सब कुछ चला गया। तो अब आपसे सरकार से यही कह रहे हैं कि जो आपने एप्लीकेशन दी है नौकरी की वो मिलना चाहिए और कंपनसेशन। हाँ, क्यों नहीं, हमें तो चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन भी नहीं हमारी, हम तो वहाँ से मतलब वहाँ सब कुछ वहीं पे था। मैंने यहाँ पे बच्चे स्कूल डाले थे, बच्चों को पढ़ा रही थी। मेरी बेटी डरती थी वहाँ पे, कहती नहीं मम्मी मुझे यहाँ पे डर लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी। डर तो हमें भी लगता था, मगर हम क्या करते, हम मजबूर थे। अगर ये यहाँ पे बैठते तो हम खाते क्या? तो ये स्वीटी भट्ट है और इनका कहना है कि ये अब सरकार से ये चाहती हैं कि सरकार उनकी नौकरी के लिए कुछ करे और जो थोड़ा बहुत कंपनसेशन ताकि उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सहारा मिले। और ये भी चाहती हैं कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कश्मीर में होता है वो रुक जाए और वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं चाहे माइनॉरिटीज़ हैं या आम लोग हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी का एहसास हो। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला डोडा में स्पोर्ट्स स्टेडियम कई सालों से खस्ता हाल है। खिलाड़ियों का कहना है कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम पर तवज्जो नहीं दे रही है। खिलाड़ियों के मुताबिक इस स्टेडियम को सियासी सरगर्मियों और दीगर प्रोग्रामों का अखाड़ा बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस स्टेडियम की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। यहाँ पर खिलाड़ियों को किसी तरह की सहूलियात भी दस्तयाब नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए, नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी खेलने आते हैं। उनके निराश होने की सिर्फ एक वजह है कि इस ग्राउंड की कंडीशनिंग वैसी नहीं है जो एक क्रिकेट ग्राउंड की होती है। दूसरा, इस क्रिकेट ग्राउंड को सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड ही बनाया जाए। बाकी इवेंट जैसे आप देखें यहाँ पे फुटबॉल का कोर्ट लगा हुआ, तो फुटबॉल के लिए सरकार को चाहिए कि अलग से ग्राउंड का इंतजाम करें। जैसे उन्होंने इंडोर का यहाँ पे बनाया हुआ, लेकिन इंडोर सिर्फ बिल्डिंग बनी, अंदर से भी एक्टिवेट नहीं हुआ। तो सिर्फ मेरी 2 अपील है। एक तो ये प्रॉपर जो ग्राउंड है ये क्रिकेट के लिए रखा जाए, बाकी एक्टिविटीज जैसे मेरे साथियों ने कहा वो इस ग्राउंड पर नहीं की जाए, चाहे वो पोलिटिकल है, नॉन पोलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी एक्टिविटीज़ हैं वो अलग से उसके वेन्यूज तलाश करें। ये सिर्फ क्रिकेट के लिए छोड़ दें। प्रॉपर ग्रास का यहाँ पे क्रॉसिंग करें, इंतजाम करें, लाइटिंग प्रॉपर करवाएं। ये लाइटिंग ठीक नहीं हुई है, इसको प्रॉपर लाइटिंग का सिस्टम बनाएं। जितनी भी फैसिलिटीज़ बाकी जो स्टेडियम्स को दी हैं सरकार ने, जम्मू में दी है, कश्मीर में दी, हमारे डोडा को भी दें। पैसा उनके पास है, सब कुछ है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में अब सूरज ग्रहण शुरू हो जाएगा और इस दौरान तमाम महिलाओं को, तमाम बच्चों को खास ख्याल रखने की ज़रूरत है और इस साल का आखिरी ग्रहण शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि सूरज ग्रहण शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में
मुख्तलिफ अवकात में सूरज ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा। साल 2022 का आखिरी सूरज ग्रहण हिंदुस्तान के कई हिस्सों में नजर आएगा। अब सूरज ग्रहण जम्मू में भी नजर आएगा और इस साल यानी 2022 का आखिरी सूरज ग्रहण नजर आएगा। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में सूरज ग्रहण नजर आएगा। सूरज ग्रहण जम्मू में भी नजर आएगा और इस दौरान बहुत सारे चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी है। ख़ास तौर पर महिलाओं को इस सूरज ग्रहण के दौरान बहुत सारी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर ये मौका काफ़ी ज़्यादा हसास है, काफ़ी अहम है। इस दौरान उन्हें ख़ास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अगर कारोबारी शख्स की बात की जाए तो उन अफराद के लिए भी, उन अफराद को भी इस वक्त पे ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। सूरज ग्रहण शुरू हो चुका है। इस साल का आखिरी ग्रहण शुरू हो रहा है। सूरज ग्रहण जम्मू में भी नजर आएगा। साल 2022 का आखिरी ग्रहण। नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंदुस्तान के कई हिस्सों में सूरज ग्रहण नजर आएगा और इसके साथ साथ जम्मू में भी नजर आएगा। इस वक्त आपको बता दें कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर सूरज ग्रहण नजर आएगा। साल 2022 का आखिरी सूरज ग्रहण नजर आएगा। सूरज ग्रहण इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर नजर आ रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें रास्त तौर पर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त सूरज ग्रहण मुख्तलिफ मकामात पर नजर आ रहा है और इस साल का यानी 2022 का आखिरी सूरज ग्रहण आपकी स्क्रीन पर रास्त तौर पर देख रहे हैं। साल 2022 का आज दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण है। ये सूरज ग्रहण जम्मू के साथ साथ हिंदुस्तान के कई हिस्सों में नजर आ रहा है। इस नायाब फल्कियाती वाक़े की सबसे अहम बात यह है कि इस तरह का सूरज ग्रहण हिंदुस्तान से अगली दहाइयों तक नहीं देखा जा सकेगा। खास बात आज के सूरज ग्रहण की यही है कि अगली दहाइयों तक नहीं देखा जा सकेगा इस तरह का सूरज ग्रहण। बराह रास्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। सूरज ग्रहण नजर आया। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में नजर आ रहा है सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण जम्मू में भी नजर आया। साल 2022 का आखिरी सूरज ग्रहण। टीवी स्क्रीन पर बराह रास्त तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से साल 2022 का आखिरी सूरज ग्रहण है और इस दौरान तमाम लोगों को एहतियात करने की सलाह दी जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है। जिस तरह से इससे पहले भी हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजर जुड़ चुके थे, उन्होंने तमाम तर डिटेल्स हमारे साथ शेयर की कि इस दौरान सूरज ग्रहण 2022 का आखिरी सूरज ग्रहण नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में नजर आ रहा है सूरज ग्रहण। साल 2022 का आखिरी सूरज ग्रहण हिंदुस्तान के कई हिस्सों में नजर आ रहा है सूरज ग्रहण। इसके साथ साथ जम्मू में भी नजर आ रहा है सूरज ग्रहण। साल 2022 का आज दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण
आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस दौरान तमाम लोगों को एहतियात करने की बेहद ज़रूरत, ख़ास तौर पर महिलाओं को इस दौरान बहुत सारी चीज़ों को एहतियात करने की ज़रूरत है। इस नायाब फल्कियाती वाक़े की सबसे अहम बात यह है